ऐसे चैलेंजेस आते थे, मैं कहता था पेंट इस कलर का होगा, फादर बोलते थे अलग अलग कलर का होगा। तो मुझे तब ऐसा लगता था, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ और कर लेता हूँ अब। एक अगर चलनी नहीं है मेरी तो फिर मैं क्यों करूँगा। तो एक साल तो मुझे एडजस्ट होने में लगा कोटा में, कि मैं कैसे आया। और मैं आया था बॉम्बे से, तो वहाँ की लाइफ और कोटा की लाइफ बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट थी। यस। अब 500 फ्लैट थे, अब 500 डिफरेंट रिटेलर ढूंढने जाना तो वो अलग एक टास्क था। बहुत बड़ा टास्क है। तो कुछ अगर यूएसपी आ जाती तो वो ऑटोमेटिक मुझे बेचने नहीं पड़ता, लोग खरीदने आते सामने से। कोविड में लोगों की स्पेंडिंग पावर भी थोड़ी सी कम हो गई थी। राइट। कोविड खुला ही था, लोग बहुत एक्साइटेड भी थे, हम भी एक्साइटेड थे, हमने काम किया। मेरे पास टाइम है तो मैं नोएडा चला जाता हूँ, फिजिक्स वाला के जो हेड ऑफिस है वहाँ पे। ओके। मैं उनके ऑफिस चला गया वहाँ पे। एक डे वन से हमने उनको बता दिया था कि यहाँ पे ये पर्पस बेस्ड स्टूडेंट अकोमोडेशन है। Okay. Rather than tying up yourself with a 20-year EMI, you should focus for property rental equilibrium. तो बच्चों के लिए तो ये है कि उनको एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इन्वेस्टर्स के लिए अशोर्ड रेंटल वाला प्रोजेक्ट है, इसमें वो लोग मिनिमम टिकट साइज पे उनको बढ़िया रेंटल लीड मिलेगा। दैट्स वेयर आई थॉट कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ, हाउसीफाई। Aditya, you have been an entrepreneur, you have been a real estate developer, and now you are a student housing operator. You clearly love real estate. How did you land up in this? क्या स्टोरी है आपकी? तो मुझे रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता है। मैं 2015 में ग्रेजुएशन करके कोटा आया था, और मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ करी थी। तो 15 में आया था, तब हमारा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा था जो 50% कंप्लीट हो गया था। तब मुझे ज़्यादा रियल एस्टेट का एक्सपोजर नहीं था, तो सिविल वर्क ज़्यादा हम लोग करते थे, और सेल्स के लिए हम लोग एक टीम मार्केटिंग आउटसोर्स करते थे। तो एक साल तो मुझे एडजस्ट होने में लगा कोटा में, कि मैं कैसे आया। और मैं आया था बॉम्बे से, तो वहाँ की लाइफ और कोटा की लाइफ बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट थी। Yes. उस टाइम पे ऐसा हुआ था, मेरे जो दोस्त थे वो सब लोग कहीं बाहर पढ़ते थे, तो मेरा एक फर्स्ट टाइम में जब मैं कोटा आया तो मेरा कोई सर्कल बन भी नहीं पाया था। तो 3-4 महीने मेरे को एडजस्ट होने में लगा। तो 16 में मैंने प्रॉपर रियल एस्टेट समझा कि क्या होता है। अब मेरे साथ ये एडवांटेज था कि मेरे जितने भी मेंटर्स थे, चाहे वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर में जितनी एजेंसीज हो, उन सब ने मेरे को बहुत बढ़िया गाइड किया था। वो लोग समझ चुके थे कि एक न्यू जनरेशन, सेकेंड जनरेशन काम करना है। तो और मैं उनसे पूछता भी था। मैं काम के बाद भी जब साइट बंद हो जाती थी तब मैं एक एक घंटा उनके साथ बैठता था। वो प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया अच्छा हिट गया था, उससे मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो हम जो कर रहे हैं कोटा में वो कुछ बढ़िया कर रहे हैं। अभी तक हमने कोटा में कुछ 8 से 10 प्रोजेक्ट कर चुके थे जब तक मैं आया था। और सारे प्रोजेक्ट ने कुछ एक एक बेंचमार्क सेट कर दिया था कोटा में, कि पहले हम लोग ड्यूप्लेक्स वाला वाला वो लेके आए फ्लैट। वो हम लोग पहला लेके आए थे कोटा में। Right. फिर हम लोग अपार्टमेंट्स लेकर आए। पहले 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट चलते थे, फिर हम लोग 4000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट लेकर आए। Right. वो भी हमारा बहुत अच्छा गया, सक्सेस गया था वो। तो इस हिसाब से मेरे को, मैं आया कोटा और 2-3 साल के अंदर मेरे को पूरा रियल एस्टेट समझ में आ गया था। तो आपका फैमिली बिजनेस था, आपके डैड, आपकी पूरी फैमिली रियल एस्टेट डेवलपर थी। जी। तो यू आर अ सेकेंड जेन एंटरप्रेन्योर देन। सो वो पूरा बिजनेस आपने तो मतलब बचपन से देखा होगा, रियल एस्टेट कैसे होता है। घर में भी जो कॉन्वर्सेशन होती होगी वो इसी के रिगार्डिंग होती होगी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी बिजनेस को आप एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हो तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है। एक है कि यू स्टार्ट लविंग इट, एंड दूसरा कि यू स्टार्ट रिपेलिंग इट। आपको फिर ऐसा होता है कि नहीं, मुझे तो कुछ और करना है, मुझे तो अपना कुछ करना है। सो हाउ वॉज इट फॉर यू? लाइक आप बॉम्बे गए, बॉम्बे मेट्रो सिटी है, राइट, ड्रीम सिटी है लोगों के लिए। कोटा वेरी स्मॉल सिटी, राइट, नोन ओनली फॉर जो जेई और नीट के बच्चे आके पढ़ाई करते हैं। तो अ, वो जो डिफरेंस था, जो कॉन्ट्रास्ट था, उसको मतलब हाउ वेर यू लुकिंग एट 10 years अगो? तो उसकी भी एक स्टोरी है, मतलब आप जो चीज़ बोल रहे हो वो चीज़ सही है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया तो एडजस्ट होने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे थे जो मैं लेना चाहता था, बट मेरे जो मेंटर्स थे, मेरी फैमिली थी, वो लोग उसमें ओके नहीं होती थी। छोटी चीज़ देख लो कि बिल्डिंग के ऊपर लोगो क्या लगेगा, और लोगों का फॉन्ट कैसा रहेगा। राइट। मैं देख के आया था बॉम्बे में कि रहेजा का एक देख के आया था, फिर मैंने दूसरे नंदानी बिल्डर्स देखे, देखा होगा। हीरा नंदानी देखा था मैंने। उनकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी अलग थी, वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते थे बाहर। राइट। यहाँ थोड़ा थोड़ा सा वे ट्रेडिशनल वे था, कि आप न्यूज़पेपर में एक बार ऐड दे देते हो सीजन टाइम में, और आपका उस टाइम पे जो इन्वेंट्री होती है वो अच्छे से सारा निकल सोल्ड जाती है, आउट हो सोल्ड आउट जाता हो है। जाता है। तो ऐसे चैलेंजेस आते थे, मैं कहता था पेंट इस कलर का होगा,
फादर बोलते थे अलग अलग कलर का होगा। तो मुझे तब ऐसा लगता था, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ और कर लेता हूँ अब, एक अगर चलनी नहीं है मेरी तो फिर मैं क्यों करूँ काम। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि एक एक्सपीरियंस होता है, तो उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, और ऑलरेडी अगर वो एक जगह बैठे हैं तो मैं बीच में आके नहीं करूँ। राइट। तो मैंने पहले सीखा, फिर उस प्रोजेक्ट से मैं बहुत कुछ सीख सीख चुका था। और ये भी था ना कि यू वेयर लाइक 22 23, आई एम अज्यूमिंग। राइट। सो वो भी एक यंग मैं मतलब ट्वेंटी एज फोर हाँ डिफरेंस एंड ऑल ट्वेंटी दैट फोर का पे आ भी। गया था। राइट। तो हाँ, तो ये इस तरीके से वो हुआ था। सो 2015 एंड अभी 2024, फॉर 5 6 years यू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, आपने उसको डिलीवर करा, आपने इन्वेस्टर्स को सेल करा। थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे, लाइक जो रॉयल इंफ्रा आपकी कंपनी है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर टेकिंग अप, एंड उसमें मतलब कोटा में ये कौन से लोग थे हु वेर बाइंग दीज थिंग? ये कोटा के लोकल्स थे, या बाहर से कोटा में आ रहे थे, या कोटा में जो फैकल्टीज वगैरह आते हैं वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे? तो हमने अभी तक प्रोजेक्ट कोई आठ जो सात आठ प्रोजेक्ट बनाए थे, वो सारे एंड यूजर प्रोजेक्ट्स थे जो फैमिलीज के लिए थे। हम्म। उसमें सिर्फ फैमिली आकर रहती थी, वो कोई भी ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें कोई कोई इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्ट करके वो उसमें रिटर्न निकाल दे। तो वो सारे फैमिली वाले थे। और एक कल्चर कोटा में था कि एक ओल्ड कोटा था और एक था न्यू कोटा। हम न्यू कोटा में प्रोजेक्ट बनाते थे। ओके। ओल्ड कोटा जैसे आप हर सिटी में एक ओल्ड सिटी होती है, सारे घर बहुत कंजेस्टेड होते हैं, एक घर में 5 फैमिली रहती है, फिर फैमिली बढ़ती भी है, बच्चों की शादी होती है। जब उनके बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में जाएं या ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं जहाँ जहाँ बच्चों के दोस्त बने तो वो भी अच्छे बने। राइट। तो हमने फोकस यही किया था कि फैमिलीज जो आए वो सारी अच्छी फैमिलीज आए, जो लोग एक साथ रह भी लें। और सेम टाइम पे ये फोकस करते थे कि 50 60 अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट हों, कि सिर्फ फोकस उसी पे दें, उसकी बिल्ड क्वालिटी पे फोकस दें, और क्लाइंट प्रीमियम आता है तो प्रोजेक्ट अपने आप प्रीमियम हो प्रीमियम हो जाता है। जाता है। तो ये रियलाइज़ हमें तब हुआ जब इनिशियल 2 3 बुकिंग्स हुई, तो उसमें लोगों ने अप्रिशिएट किया कि चलो इसमें अच्छे लोग हैं। अब हमारे बच्चे बड़े भी होंगे तो उनका एक ग्रुप बनेगा तो वो अच्छा तरीके से बनेगा। राइट। एक होता है कि पुराने कोटा सिटी में कभी अगर कोई फायर की दिक्कत हो जाए, या ओल्ड सिटी में कभी कुछ ऐसा होता है, तो उसमें आप भाग नहीं पाते हो, या फिर उसमें जो फायर फायर नॉर्म्स होते हैं वो उस तरीके से नहीं होते। राइट। बट वो लोग एक चीज़ और चाहते थे कि फ्लैट बने तो हम जिस तरीके का घर छोड़ के आ रहे हैं वैसे ही हमें मिले। सपोज अगर 20 बाय 20 का कमरा चाहिए, अब तो 20 बाय 20 का कमरा। तो उस प्रोजेक्ट में सारे सारे रूम ऐसे थे, 15 15 20 20। तो एक आदमी घर से निकल के, कोठी से निकल के, और वापस उसको ये सेम फील आया कि मैं कोठी में गया हूँ। हम्म। तो विंडो भी हमने फोकस करा कि विंडो सीलिंग से लेके फ्लोर तक की फुल विंडो हो, कि आपका लाइट दिन में आपको आपको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, घर पूरा हमेशा वेंटिलेटेड और अच्छा दिखे। तो वो एक सेलिंग पॉइंट हमारा हमेशा से अच्छा था कि टारगेट ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है, तो वो हमने हमेशा टारगेट करी, और उससे प्रोजेक्ट अच्छे से सोल्ड आउट होकर निकल जाता था। सो आज तक आपने टोटल कितने अपार्टमेंट्स बिल्ड करके लाइक यू हैव सोल्ड? 500 फैमिलीज को हमने आज तक फ्लैट्स दिए हैं, ओके। और ओके। कुछ 5 लाख स्क्वायर फीट हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। हाँ, नाइस। सो यू आर वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स इन कोटा। हाँ, कह सकते हैं। कहते आपने 2015 में ज्वाइन किया, 2018 19 तक यू लर्न द रोप्स, आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया। बट आपका ये जो मॉडल था जिसमें आप लैंड बैंक्स ले रहे थे, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, एंड देन उसको एंड यूजर्स को, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को आप सेल कर रहे थे। सो दैट वाज मतलब आई एम श्योर चैलेंजेस होंगे, बट उसकी एक प्लेबुक होगी और वो कंटिन्यूसली आप उसको स्केल कर रहे थे। बट ये जो आपका डिफरेंट मॉडल है, एक नया मॉडल है बिल्ड टू रेंट का, तो दिस सीम्स वेरी फैसिनेटिंग, जिसमें आप एंड टू एंड बिल्डिंग भी आप ही बना रहे हो, सेल भी आप कर रहे हो, आपकी सिस्टर कंपनी उसको लीज आउट एंड ऑपरेट कर रही है। तो थोड़ा सा आप इस मॉडल के बारे में बताएंगे? लाइक आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स को इंडिया में नहीं पता होगा कि बिल्ड टू रेंट मॉडल क्या होता है, एंड हाउ डज इट वर्क, एश्योर्ड रेंटल्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करोगे? तो हमने अभी तक जो प्रोजेक्ट बनाए थे वो सब अपार्टमेंट और 40 50 फ्लैट्स वाले बनाए थे। राइट। उसके बाद फिर हमने एक प्लॉटिंग स्कीम निकाली थी। तो एक लैंड बैंक हमारा एक जिस एरिया में था वहाँ पर एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे हमने पोटेंशियल देखा था कि यहाँ पे अगर हम लोग प्लॉटिंग स्कीम निकालते हैं तो लोग इसमें जो हॉस्टल कोटा में एक बड़ी वो है इकोनॉमी, हॉस्टल बिजनेस अच्छा है, तो वहाँ पे लोग हॉस्टल बना पाएंगे। तो प्लॉटिंग स्कीम निकाली थी।
वो भी हमारा वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट था। वो इतना सक्सेसफुल हो गया था कि ऑन पेपर हमने प्लॉटिंग लॉन्च करी, टेबल पे जो उसके मैप्स थे वो रखे, और वो उसी में 2 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था। यू वे सेलिंग प्लॉट्स? प्लॉट्स, तो ओके, प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो गया था। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमें अपॉर्चुनिटी थी कि ये 500 फ्लैट्स की बिल्डिंग बनाया जिसका नाम है रॉयल एलिना। ओके, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK। इसमें कुछ 396 1 BHK हैं और 96 2 BHK हैं। ओके। टिपिकली यू कैन से कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है ये हाँ, उस तरीके से प्रोजेक्ट था, छोटे स्क्वायर फीट वाले थे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया भी नहीं था कभी। ओके। तो हमने सोचा था कि एक प्रमोटर को साथ में और लेते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ जेवी हो जाएगा, लैंड हमारी होगी और डेवलप वो लोग करेंगे। उनके पास अपना एक इन्वेस्टर बेस था बहुत अच्छा, हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि चलो हम हमारा कुछ सर्टेन सेट ऑफ शेयर हमारे पास रखेंगे, हमारी मार्केटिंग के एक्सपर्टीज के थ्रू हम उसको बेचेंगे और वो लोग उनका बेचेंगे। राइट। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कोविड आ गया। और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ, मैं 15 में कोटा आया करके और 16 में आपका डिमोनेटाइजेशन आ गया। तो मैंने जितने चैलेंजेस देखे वो मैं देखे ही सही, फिर मार्केट उठा, फिर कोविड आ गया, रेरा आया, डिमोनेटाइजेशन रेरा भी आ आया। गया था। फिर रेरा तो चलो एक तरह से हमारे लिए अच्छा था कि बिल्डर कौन अच्छे बिल्डर हैं उनका दिख रहा है कि भाई कि राइट। आप क्या बेटर कर रहे हो। तो कोविड आ गया, तो फर्स्ट कोविड आया तब तक हम भी पॉजिटिव थे, जो डेवलपर साथ काम कर रहे थे वो भी पॉजिटिव थे। सेकंड कोविड और ज़्यादा स्ट्रांग आ गया। उनके पास एक सेट ऑफ इन्वेस्टर बेस था उनका जो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर चुका था अलग, कि मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। अच्छा। जैसे कैपिटल मार्केट में कर लिया, हम्म। कुछ शेयर मार्केट में लोग चले गए, क्योंकि फार्मा उस टाइम पे बहुत उस बूम पे टाइम जा तो रहा काफी था। बूम कर रहा था। उस टाइम पे क्रिएटर्स जो होते हैं वो सब लोग अच्छे चल रहे थे, राइट, यूट्यूब का अच्छा उस टाइम पे स्कोप आ गया था। राइट। तो उनके आई थिंक इन्वेस्टर बेस डाइवर्ट हो गया था, तो उनका मोरल डाउन हो गया कि कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही थी कि कोविड का क्या एंड है। बट आप। वैक्सीन का कुछ आया नहीं था, कोई हाँ। स्टेटमेंट ऐसा, या क्लैरिटी नहीं आ रही थी। एक लेबर पे भी गवर्नमेंट ने बहुत स्टे लगा दिया था। मोस्टली लेबर यूपी बिहार से आती है, तो सब लोग अपने अपने गांव माइग्रेट कर चुके माइग्रेट थे। करके चले चुके थे। फिर हमने तब टेकअप किया कि 2021 में जब थोड़ा सा कोविड ईज हुआ, तब हमने प्रोजेक्ट टेकअप किया वापस से। डेवलपर से हमने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके हमने उनसे बोल दिया था कि ये प्रोजेक्ट हम लोग बना लेते हैं। वो लोग भी हैप्पी थे। अब क्योंकि हमारे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए थे, हमें एक नया प्रोजेक्ट चाहिए था, तो हमने वो प्रोजेक्ट टेकअप कर लिया था। तो आपने क्या उनकी लाइबिलिटीज वगैरह भी वो भी टेकअप करी, जो कमिटमेंट्स वगैरह कुछ थे? उन्होंने प्रोजेक्ट अपने हिसाब से क्लियरेंस करा के और रेरा में अप्रूव करा के रख लिया था। ओके। तो उनका जो फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टर बेस था उनको वो लोग सेल आउट कर चुके थे। अच्छा, दे वर ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स इन द पिक्चर। यस। तो अब रेरा के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट उठा लिया है, चाहे 2 ही फ्लैट आपके बुक हुए हो, हाँ। तो वो प्रोजेक्ट बनेगा तो सही, या तो आप रिफंड करो उनको वापस से ओके, और प्रोजेक्ट को कैंसिल करो। ओके। बट हम भी पॉजिटिव थे कि हमें काम करना ही है, और हमारे पास पहले से उनकी गुडविल से जो हमारे पास इन्वेस्टर आ गए थे, तो उसके थ्रू हमने काम कर लिया। ओके। अब इन प्रोसेस बिल्डिंग बन रही थी, 6th फ्लोर तक आई, G+12 स्टोरी बिल्डिंग थी, 6th फ्लोर तक आई थी। तब मैंने सोचा था कि कुछ एक यूएसपी ऐसी आ जाए जिससे कि मेरे को, अब अभी तक तो क्या था, 50 फ्लैट बेचने होते थे, तो 50 बायर ढूंढे आपने, काम हो गया 2 साल 3 साल में प्रोजेक्ट काम हो गया। राइट। अब 500 फ्लैट थे, अब 500 डिफरेंट रिटेलर ढूंढने जाना तो वो अलग एक टास्क था। बहुत बड़ा टास्क है। तो कुछ अगर यूएसपी आ जाती तो वो ऑटोमेटिक मुझे बेचने नहीं पड़ता, लोग खरीदने आते सामने से। कोविड में लोगों की स्पेंडिंग पावर भी थोड़ी सी कम हो गई थी, राइट। कोविड खुला ही था, लोग बहुत एक्साइटेड भी थे, हम भी एक्साइटेड थे, हमने काम किया। तो मैंने कुछ जगह पे ऐसा देखा था, जैसे पुणे में मैंने सिम्बायोसिस के पास में एक टाउनशिप है रोहन मिथिला, अच्छा। वो बहुत फेमस है वहाँ पे। उसमें मेरे दोस्त पढ़ते थे, तो मैं 13-14 में वहाँ पे जाया करता था उनसे मिलने। तो वो देख के मुझे बहुत फैसिनेट होता था कि ये एक अकोमोडेशन बना हुआ है स्टूडेंट के लिए। हम्म। तो इसमें डिफरेंट इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे विला खरीदे हैं, और उनको एक सेट ऑफ अश्योर्ड रेंटल मिलता है। राइट। तो मुझे लगा था कि कुछ मैं या तो ऑपरेटर को लेके आ जाऊं जिनको स्टूडेंट पुल करना आता है, क्योंकि कोटा में क्या होता है, ऑफलाइन ऑफ कैंपस अकोमोडेशन होता है। राइट। आप एडमिशन ले लेते हो, आप फिर अपनी बजट के हिसाब से आप अपना हॉस्टल्स ढूंढते अकोमोडेशन हो, देखो, जो भी बिल्कुल पीजी हॉस्टल ये सारा पीजी देखो सर्च आप। करते हो। अब अभी तक अनऑर्गेनाइज मार्केट था कि एक XYZ हॉस्टल है, इसमें आप रह लो, एक कोई ब्रांड अभी तक नहीं था।
तो मैंने पहले अप्रोच किया जितने भी ऑपरेटर कोटा में आए थे, जैसे जेल्टर था, एक था हाउज़र, मैंने उनको अप्रोच किया था कि आप लोग आओ, आप हमारे बिल्डिंग के ऑपरेटर बनो, और मैं इन्वेस्टर को बताऊंगा कि भाई ये ऑपरेटर है, ये आपके लिए क्राउड पुल कर लेंगे। राइट। बट क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो उन्होंने कहा इट विल टेक टाइम, तो अपन जब बिल्डिंग बन जाएगी तब बात करेंगे। आपने ये बाकी स्टैंजा, जोलो, इन स्टैंजा लोगों से ही से? मैंने बात करी थी। अच्छा। तो वो लोग उनकी तरफ से सही थे कि जब बिल्डिंग बनेगी तब हम लोग उस पर ऑपरेट करने आएंगे और ऑपरेटर आ जाएंगे। मैं चाह रहा था अगर बोर्ड लग जाता तो मैं जो हमारा इन्वेस्टर है उसको बता पाता है कि ये एक ब्रांड है, ये ब्रांड राइट। आपका पूरा मेंटेनेंस करेगा, ऑपरेट करेगा, आपको घर बैठ के एक सेट ऑफ रेंटल मिलेगा, राइट। आपको रेंटल के लिए कोई टेनेंट नहीं ढूंढना है। मीनवाइल मेरी एक और ऑपरेटर से बात हुई बैंगलोर में। उनका कहना ये था कि आप कोई इंस्टीट्यूट का मैंडेट लेके आ जाओ प्रोजेक्ट पे, अगर आपकी बिल्डिंग की 1170 बेड्स की अगर ऑक्यूपेंसी है, आप 1170 का मैंडेट लेके आ जाओ, पूरा 70 CR का प्रोजेक्ट हम आपसे वन शॉट में बाय कर लेंगे। ओके, सो ये पूरा जो 500 फ्लैट्स का आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट, दिस वाज 70 सीआर का प्रोजेक्ट? राइट। ओके, एंड एक फ्लैट का साइज कितना था स्क्वायर फीट वाइज? तो 498 स्क्वायर फीट 1 BHK और ऑलमोस्ट 500 स्क्वायर फीट। 500 और 860 के अराउंड इसका 2 BHK का था। ओह, वाओ। तो उसका टिकट साइज भी कम था जनरली, और कोटा से कुछ 5-7 किलोमीटर बाहर भी है, तो उसका ऑलरेडी जो जो लैंड कॉस्ट भी कम थी वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, वो आइडिया मेरे को मुझे क्लिक हुआ कि मैं अगर कोई इंस्टीट्यूट ही लेके आ जाऊंगा तो फिर मैं खुद ऑपरेटर बन सकता हूँ, राइट। क्योंकि सारी मेहनत तो मुझे करनी है। राइट। इंस्टीट्यूट लेके आना, उनको डील ऐसी देना कि वो उनके लिए भी विन सिचुएशन हो। राइट। तो तब मैं उस चीज़ में लग गया था। ये 2022 जुलाई की बात थी कि जब मैं इंस्टीट्यूट ढूंढने लग गया था। तो आपका एक्चुअल में कोई प्लान नहीं था कि आप बिल्डर टू ऑपरेटर बन जाओ, बट बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि यू आर सॉर्ट ऑफ फोर्स टू बिकम अ स्टूडेंट हाउसिंग ऑपरेटर? बिल्कुल, पर कुछ मेरे को आइडिया लग चुका था, क्योंकि जेल्टर जो ऑपरेटर है, जो हम्म। स्टूडेंट लिविंग, जो 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 को लिविंग कंपनी है, उनके फादर भी एक डेवलपर हैं। तो उन्होंने डाइवर्सिफाई करा इस चीज़ में जाके कि मैं स्टूडेंट लिविंग या को लिविंग चालू कर दूं। जो हाउसर है वो भी एक किसी डेवलपर की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। राइट। तो मुझे ये आइडिया तो लग चुका था कि मेरे लिए ये ऑप्शन बढ़िया है, और मैं कोटा में बैठा हूँ जहाँ पे 2 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वाला कोई यहाँ पे एक स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं है। बिल्कुल। स्टैंजा था और 2-3 वहाँ पे थे। तो जो बैंगलोर वालों से बात हुई तब मुझे वो आइडिया क्लिक हो गया था। ये 2022 अगस्त की बात थी। तब से फिर मैं हंट पे चला गया था कि मेरे को एक इंस्टीट्यूट से टैप करना है। तो मैंने कुछ जो कोटा में इंस्टीट्यूट्स थे उनसे बात करी पहले। मैंने कहा हम आपके लिए एक पूरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एक मॉडल मेरे माइंड में था पुणे का, जो राइट। रोहन मिथेला वाला, हाँ। कि इंस्टीट्यूट के पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाए, स्टूडेंट्स को भी एक कम्युनिटी मिल जाए। बिल्कुल। फिर पुणे में मेरी एक कंपनी से बात हुई, कोवी सॉरी, ओके। पुणे में मेरी मेरी कोवी से बात हुई। यस, यस। कोवी के भी जो ओनर है उनके फादर एक डेवलपर है, प्रोमिनेंट डेवलपर है यस, पुणे में। यस, इन पुणे, इन इनफैक्ट पुणे, दे आर आल्सो रेंट ओके यूजर। ओके। तो पर ज़्यादातर ऑपरेटर से मैंने बात करी, सब लोग रेंट होके यूज़ करते हैं। तो फिर तो मुझे पता चल गया था कि डेवलपर का बेटे के पास एक काम तो है करने के लिए, कि जो स्टूडेंट लिविंग या को लिविंग काम कर सकते हैं आप। राइट। तो मैंने सारे लीडिंग इंस्टीट्यूट से बात करना स्टार्ट कर दिया था। उनसे मैंने जाके भी मिला, पर कोटा में कल्चर था नहीं कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप का, तो उनके लिए भी वो चीज़ चैलेंजिंग हो रही थी ओके। कि हम कैसे एक सर्टेन एक पर्टिकुलर डेवलपर को इतनी प्रायोरिटी दे दें या उनके साथ काम कर लें, तो बाकी जो इन्वेस्टर हैं या बाकी जो लोग हॉस्टल चालू करके बैठे हैं उनके लिए वो चीज़ गलत हो जाएगी। हाँ, एंड इनफैक्ट अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वन प्रोजेक्ट ओनली। सो मतलब उनके राइट। इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आ रहे हैं, जो अक्रॉस इंडिया अलग अलग सिटी से आ रहे हैं, उनका एकोमोडेशन अगर एक ही डेवलपर के प्रोजेक्ट पे है तो उनकी भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रही है। कुछ भी अगर गलत होता है या कुछ भी चैलेंजिंग आता है तो दे ऑल्सो माइट फेस सम चैलेंजेस। राइट। और अगर मुझे वो लोग येस कर देते तो हो सकता था 2 और बिल्डर उनको अप्रोच करते जो मेरे से बेटर बना के दे देते। हम्म। तो वो चीज़ बैठी नहीं थी। फिर फिजिक्स वाला का मेरे को नाम पता था, और एक इन्वेस्टर थे जो ऑलरेडी एक फैकल्टी हैं। उन्होंने मुझसे बहुत फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट की बहुत तारीफ करी थी कि इनका मॉडल बहुत अच्छा है, ये लोग अफोर्डेबल स्टडी देते हैं सब्सिडाइज रेट पे। राइट। अगर कॉम्पिटिटर की प्राइस अगर सपोज 80,000 फीस है उनकी, तो इनकी 40,000 ही होगी। हम्म। तो ये इनका क्राउड पुलिंग एक
एक वो बन गया था कि ये लोग क्राउड पुल कर लेते हैं इस यूएसपी पे। तो मैंने फिर उनको अप्रोच करा। कहीं कहीं मुझे पता चल गया था बच्चों से कि बच्चे उनको जाके बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाई तो सस्ती कर दी पर कोटा में अकोमोडेशन बहुत महंगा होता है। तो हमारे लिए वापस से घूम फिर के बात वही आ जाती है कि हमें तो हमारी पॉकेट तो स्ट्रिक्ट है, हम इतना ही स्पेंड कर सकते हैं। राइट। तो जुलाई 2023 में मैं मेरे मेरे जीजू को एयरपोर्ट लेने आया था कोटा से दिल्ली बाय रोड। ओके। उनकी फ़्लाइट डिले हो गई थी 2 घंटे। तो मैं उनको एयरपोर्ट लेने गया तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास टाइम है तो मैं नोएडा चला जाता हूँ फिजिक्स वाला के जो हेड ऑफिस है वहाँ पे। ओके। मैं उनके ऑफिस चला गया वहाँ पे। फाउंडर्स का नाम मैंने गूगल कर लिया था, मैंने कौन फाउंडर है। मुझसे रिसेप्शन पे पूछा गया कि आपको किससे मिलना है, मैंने फाउंडर का नाम बताया, उन्होंने कहा आपकी मीटिंग है। मैंने कहा हाँ मीटिंग है, तो उन्होंने मुझे ऊपर भेज दिया। एंड यू डिडंट हैव एन अपॉइंटमेंट? बिल्कुल। तो वो मुझे अंदर लग भी रहा था कि चलो काम हो गया, अपन जा रहे हैं ऊपर। फिर वहाँ जाकर पता चला कि वो किसी मीटिंग में है, तो वो ऑक्यूपाइड थे। तो एक बहुत बढ़िया जेंटलमैन उन्होंने मुझे बोला कि सर सर तो अभी बिजी हैं, मैं आपको सीईओ से कनेक्ट कर देता हूँ। सीईओ उनके अंकित गुप्ता सर हैं। ओके। वो एक जेम ऑफ अ पर्सन है। वो मेरे से मिलने आए थे, 10 मिनट का उन्होंने मुझे टाइम दिया था। मैं मेरे साथ सारे मैप लेके गया था, ओके। लैंड के प्रोजेक्ट के, पूरा प्रोजेक्ट मैं लेके गया था ऑन पेपर। मुझे 10 मिनट मिले थे, मैंने मेरे बारे में बताया। उन्होंने मुझे फर्स्ट मीटिंग में बहुत कंफर्टेबल कर दिया था और मेरी पूरी बात सुनी उन्होंने। मैंने उनको पिच किया था कि मैं आपके लिए पूरा एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना देता हूँ, ओके। आपके बच्चे यहीं रहेंगे। क्योंकि आप लोग सब्सिडाइज रेट पे आप लोग बच्चों को चार्ज करते हो एजुकेशन का। राइट। तो हम लोग भी आपसे सब्सिडाइज रेट पे ही बच्चों को हम लोग अकोमोडेशन देंगे। ओके। कीपिंग इन द माइंड कि बच्चा जो आता है वो यही सोच के आ रहा है कि यहाँ पे रहना और खाना और पढ़ना सस्ता है। दैट्स वेयर आई थॉट कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ हाउसीफाई। ओके। हाउसीफाई का थॉट मुझे तब आया था। और डेस्टिनी इतनी काम कर गई थी कि 1 महीने बाद उनका एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, वीपीआरपी विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। हाँ। वो तब तक जब मैं उनसे फर्स्ट मीटिंग में गया तब तक ऐसा कुछ प्लान नहीं था कंपनी के पास। ओके। तो कोटा से मुझे पता चला कि ये लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए 70 बेड का हॉस्टल ढूंढ रहे हैं। ओके। मैंने वापस कनेक्ट किया उनको। मैंने कहा सर ये वही चीज़ है जिसके लिए मैं आपके पास 1 महीने पहले आया था। अब ये या तो ये गॉड्स मैसेज है कि ये चीज़ मेरे लिए ही आई है। राइट। तो मैंने उनको वापस रिक्वेस्ट करके मैंने कहा एक बार मेरा हॉस्टल आप देखो। मेरे से बेटर डील उन लोगों को मिल चुकी थी ओके। ऑलरेडी। कोटा में ही? बिल्कुल। ओके। उनका इंस्टीट्यूट कोटा में एक एरिया में है सिटी सेंटर में। ओके। उनको उसके नियर अराउंड ही चाहिए था अच्छा। कि बच्चे कम्यूट करने में दिक्कत नहीं आए। और आपका जो प्रोजेक्ट था ये सिटी सेंटर से कितना फार था? ये 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। ओके। जो पायलट कर रहे थे हम वो भी 8 किलोमीटर दूर है। ओके। इस मॉडल में ऐसा था कि उनके मेंटर्स भी साथ में रहेंगे, जो उनको टाइम पे सोने के लिए, उनको क्या इशू आ रहा है। अच्छा। ये एक तो मॉडल था कंप्लीटली हाइब्रिड गाइडेड प्रोग्राम था गाइडेड ये? प्रोग्राम, जैसा बोर्डिंग स्कूल होता है, हाँ। काइंड ऑफ बोर्डिंग स्कूल बोल सकते हैं। ओके। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें बच्चा एक दिन ऑफलाइन पढ़ता है, एक दिन ऑनलाइन पढ़ता है। तो 3 दिन ही जाता है बच्चा कोचिंग पे। ओके। तो एक चैलेंज ये आया था, उन्होंने कहा आपका 8 किलोमीटर दूर है, आप कैसे बच्चे को कम्यूट कराओगे। तो मैंने उनके सारे चैलेंजेस पे हाँ कर दिया था। मैंने कहा आप मैं आपके लिए पर्सनली एक बस लगा दूंगा, ओके। बस पूरा कम्यूट करेगी। कहता सर 2 दिन बच्चे जाएंगे फिर कैसे होगा। मैंने कहा जो चैलेंजेस सब चैलेंजेस पूरे हो जाएंगे। मार्केट में उनको अगर 13,000 पर बेड मिला था तो मैंने उनको 10,000 पर बेड दे दिया अच्छा। कि पहले साल मुझे काम ही नहीं करना, बस मेरे को ये चीज़ चाहिए थी कि ये मैं काम कर लूँ कैसे भी करके। And your family was with you, like your father was with you, he has agreed on the idea, हाँ तो or वो एक was चीज़ there some मैंने challenge there? वो एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी। तो जो नोएडा वाली मीटिंग में बता रहा था, जब मैं जीजू को लेने गया था हाँ। तो मैंने नीचे आते ही पापा को कॉल किया, पापा मैं ऐसे ऐसे मिलने आया था। हम्म। मुझसे अंकित सर खुद मिले और वो बहुत खुश थे ये पूरा प्रोजेक्ट देख के। राइट। क्योंकि कोटा में ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। तो मेरे फादर ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है आप जो काम करने गए हो आप लेके और आ जाओ, बाद में बात करते हैं। तो कुछ ऐसा पॉजिटिव जैसा था नहीं और मुझे लगा नहीं था कि ये चीज़ टर्न आउट हो भी जाएगी। बट वो जब वो पायलट प्रोजेक्ट वाली अपॉर्चुनिटी आई और वो मैंने फिर उनके टर्म्स कंडीशन पे हाँ कर दिया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे पास आ जाए ये अपॉर्चुनिटी कैसे भी राइट। करके। तो दैट्स व्हेन कि मैंने हाउसीफाई कंपनी लॉन्च करी। मेरे साथ एक को फाउंडर है मिस्टर मिस्टर अमरदीप सिंह। या। उन्होंने ऑपरेशंस को इतना इजी कर दिया था मेरे लिए कि जो मेरी स्किल थी उन लोगों को लेके आना और अब वो ऑपरेट कैसे होगा, राइट। वो सेम सेट ऑफ स्ट्रक्चर में उसी कॉस्ट में हो जाए वो उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा ऑपरेट कर दिया था। पूरा कोऑर्डिनेट करना,
बसेस लगाना, बस को बच्चों को भेजना, वो सब कर दिया था। तो वो लोग आ चुके थे। वो साल हमने बहुत बढ़िया उनको परफॉर्मेंस दे के दी, बच्चे भी खुश थे, वो लोग भी हमसे बहुत कंफर्टेबल थे। तो नेक्स्ट ईयर फिर उसी के 100 मीटर्स पे ये प्रोजेक्ट है, रॉयल एलिना। ओके। तो हमने उनको पिच किया कि हम आपका इंस्टीट्यूट भी इधर ही बना देते हैं। ओके। सो द की थिंग दैट आई अंडरस्टैंड हियर इज कि आपने ये जो इंस्टीट्यूट का मैंडेट है, जिसकी वजह से आपका मतलब ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है वो पॉसिबल हो पाएगा कि जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, चूंकि इंस्टीट्यूट है, उनके बच्चे हैं, तो वही वहाँ पे स्टे कर रहे होंगे, तो रेंटल इस हिसाब से बन रहा होगा। बट ये पूरा आपको 1 साल का आपने पायलट करा, तब जाके आपको ये रॉयल एलिना जो 500 फ्लैट का प्रोजेक्ट बता रहे हो, इसमें फिर आपको मैंडेट मिला। बिल्कुल। एक चीज़ और हमें समझ में आ गई थी कि कोटा में अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप लैंड तो ले ले सकते हो कोचिंग के कितने भी पास में, ओके। आप उस पर इंडिपेंडेंट हॉस्टल ही बना सकते हो, बट ऑक्यूपेंसी की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज टाइप नहीं होता। टाइप नहीं है। अगर आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बनाया है तो आपका ऑक्यूपेंसी 100% रहेगी। अगर बच्चे के पास कुछ अपॉर्चुनिटी बेटर आ गई, चाहे उसको इंफ्रा इतना अच्छा नहीं मिला है पर प्राइस उसको अच्छा मिल गया, तो बच्चा मिड सेशन में छोड़ के चला जाता था। बहुत ही वैल्यू कॉन्शियस सेगमेंट है कुछ, ये। हाँ, कुछ रेगुलेशन नहीं था उसमें, मतलब रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं थी ऊपर कुछ। तो ये एक चैलेंज लोग फेस कर रहे थे। तो मुझे ये लगा था कि एक इन्वेस्टर को मैं अगर कुछ पिच करूंगा तो वो मुझसे ये सवाल पक्का करेगा कि बच्चे की गारंटी क्या है, कल उठ के इसको इससे सस्ता मिल गया, या फिर कल उठ के इसकी नीड चेंज हो गई, इसको कुछ और चाहिए कि वहाँ दोस्त मेरे अच्छे रहते हैं, वहाँ चला गया तो आपकी ऑक्यूपेंसी तो खाली रह गई। तो मैं कुछ पहले से ही ला के ऐसी यूएसपी लाना चाहता था जिससे कि इन्वेस्टर उस चीज़ से बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल केयर फ्री हो जाए कि मुझे बच्चे लाने की टेंशन नहीं है। हम्म। प्लस इंस्टीट्यूट के भी विन सिचुएशन रहे कि उनके बच्चे इन अराउंड उसी कैंपस में हैं जहाँ पे वो उनको मॉनिटर कर पा रहे हैं कि पेरेंट्स अपने सिटी में बैठे हुए कंफर्टेबल हैं कि बच्चा एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में है, ना कहीं जा रहा है, जो हो रहा है सुपरविजन में हो रहा है। तो वो थॉट मेरा डे वन से था कि ये करना है। But to make this successful, you have to have the institute also in front of or nearby the accommodations. तो यहाँ पे आपने फिर इंस्टीट्यूट भी कंस्ट्रक्ट करा क्या? राइट। तो वो जो लास्ट ईयर हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था हाँ। उसमें हमें पता चल गया था कि ये कम्यूट करना लंबा नहीं चलेगा। अच्छा। क्योंकि कभी आप मानसून मानो तो मानसून में बस वाला कहीं से नहीं आ पाया, हम्म। लेट हो गया, वहाँ बच्चे वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनका लंच जो होता था वो लंच यहाँ से अलग से एक व्हीकल लगा के उनको हम लोग प्रोवाइड कराते थे कि बच्चा इंस्टीट्यूट में लंच कर ले, अच्छा। क्योंकि उस वो लंच कहाँ ले जाएगा फिर। तो हम उनके लिए लंच भी भेजते थे। तो दैट्स व्हेन हमने उनको ये पिच किया कि सर हम आपके लिए एक अफोर्डेबल रेट पे एक इंस्टीट्यूट बना देते हैं, ओके। बट आप वीपीआरपी जो कोर्स है और एक नॉर्मल विद्यापीठ कोर्स है इसको आप अलग अलग चलाओ। तो वीपीआरपी के लिए उन्होंने हमें हाँ करी कि आप ठीक है हमारे को एक इंस्टीट्यूट बना के दे दो जो विद इन कैंपस हो, अच्छा। कि बच्चा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाए 2 मिनट में और वहीं पे उनकी डाउट फैकल्टी हो, वहीं उनकी लाइब्रेरी हो, तो वो आता जाता रहे और उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो। एक तरह का कॉलेज ही हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी, हाँ, यूनिवर्सिटी यू कैन यूनिवर्सिटी से। कॉलेज हो गया। मतलब कॉलेज के अंदर हॉस्टल में रहते हैं, वहीं पे मेस होता है, वहीं पे लैब्स होते हैं, वहीं पे टीचर्स होते हैं, सब कुछ उधर ही होता है। वही बिल्कुल। सेम चीज हो गई 11th 12th के बच्चों के लिए। 11th 12th के लिए। तो इसमें वेरी ड्रॉपर भी इंटरेस्टिंग। होते हैं, इसमें ड्रॉपर भी थे। अच्छा। तो इनिशियली तो हम लोगों को लग रहा था कि कैसे होगा, इंस्टीट्यूट ने चलो 1 साल तो पायलट कर लिया है, अब ये इतना बड़ा कैसे करेंगे। इंस्टीट्यूट के लिए भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम था कि इतना बड़ा कैंपस और इतने ज़्यादा बेड प्रोवाइड कराना। तो उनको कन्विंस करना भी एक चैलेंज था, क्योंकि चैलेंज थे बहुत सारे कि प्राइस रेंज क्या रहेगा, एक रूम में 2 बच्चे कैसे रहेंगे, आप टाइम पे बना के दे सकते हो क्या। तो जो हमारे जोनल हेड थे जो पीडब्ल्यू में, बहुत बार ऐसा हुआ कि अगर मुझे लगा कि चलो मुझे एक 1-to-1 बात करनी है उनसे, एक पॉइंट रह गया जो मैंने लास्ट टाइम नहीं कर पाया, तो मैं कोटा से सुबह उठते ही 8 बजे उठा तो मैं 10 बजे जयपुर निकल जाता था उनसे अच्छा। बात करके शाम को वापस आ जाता था। क्योंकि वो चीज़ चाहिए थी, तो वो लगा था कि अब कुछ ऐसा नहीं रहे कि उनके माइंड में कि उनको नहीं पता, मतलब सब बताना था मुझे उनको कि सर ये भी हो सकता है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली एक्ट अपॉर्चुनिटी कर भी, रहे हाँ, थे। जितनी अपॉर्चुनिटी बेस्ट आ सकती है वो आ जाए। क्योंकि मुझे मुझे लग रहा था कि ये कुछ फर्स्ट 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 वन ऑफ अ काइंड हो जाएगा जो कोटा में होगा। राइट। तो मैं बहुत एक्साइटेड था। फिर इवेंचुअली 5-6 महीने 6 महीने तक बात चली उनसे। वो लोग हम एक एक वन पेज पर आए कि हमें ऐसा करना है, ये हमारे रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, हम
इंस्टीट्यूट का ये था, हमारा आपसे ये आस्क है, आप हमें इतना इंफ्रा डेवलप करके देना इतने टाइम तक। तो वो हम लोग उसके बाद लग गए थे बिल्कुल कि अब कंप्लीट करना ही है, और ये अपॉर्चुनिटी आई है। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 23 की बात है। अच्छा, अगस्त 2022 में यू हैड फर्स्ट मीटिंग विद फिजिक्स वाला सीईओ, हम्म, एंड ये 2023 में हमने 1000 बेड का मैंडेट साइन कर लिया था। अच्छा, ओके। फर्स्ट ईयर तो पायलट प्रोजेक्ट था 70 बेड्स का। और ये स्टार्ट कब से होना था, ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब से होना था? ये प्रोजेक्ट, हाँ, ये प्रोजेक्ट तो लॉन्च होना था 2025 में। हमें पोजीशन जो रेरा के हिसाब से होता है, अच्छा वो हमारी डेट थी 2025 की। अच्छा। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट को तो नेक्स्ट ईयर ही चाहिए था, राइट। तो अब सपोज आप ऐसा मानो कि अगर एक काम को कंप्लीट करने में 5 लेबर लगती है जो 5 दिन में कर पाती है, हम्म। अगर मैं 10 लेबर लगा दूंगा तो वो 2 दिन में, 2.5 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगी। और आपको इंस्टीट्यूट भी तो बनाना था। और हमें इंस्टीट्यूट भी बनाना था। राइट। इंस्टीट्यूट के लिए तो हमें 5 महीने मिले थे। अच्छा, और ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है? ये कुछ 45,000 स्क्वायर फीट का है, G+3। G+3? हाँ, इसमें अच्छा, कुछ 19 क्लासरूम्स हैं। ओके। और ये इतना बड़ा है कि ये 5,000 बच्चों को अकोमोडेट कर सकता है। ओ, प्लान यही है कि इसको 3 साल में 10,000 बच्चों पे लेके जाना है। पूरा टाउनशिप जो आप बोल पूरा रहे हो। टाउनशिप लेके जाना है, और लैंड बैंक है, अगर रिक्वायरमेंट आती है तो उसको और उसके हिसाब से एक्सपेंड कर देंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वहीं पे फिर हमने सोचा था कि कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात करी कि इसको बॉस, अपन को नेक्स्ट ईयर इसको रेडी करना है। राइट। तो सपोर्ट सब लोगों का इतना ज़्यादा था कि किसी ने कुछ देखा नहीं। ठंड पड़ी, ठंड वो उस एरिया में आउटस्कर्ट था तो ज़्यादा भी पड़ती थी। हम्म। दिन में फॉग भी होती थी, लेबर काम नहीं कर पाती थी। पर 18 आवर्स लेबर ने काम किया पूरा टाइम। जनरली 12 घंटे 10 घंटे लेबर काम करती है, राइट। बट उन्होंने 1.5 शिफ्ट में काम करा। कुछ लोग आए जो रात को काम करना है। पैरेलली लोगों ने इतना कोऑर्डिनेट करा है कि किसी को बीच में हिंड्रेंस नहीं हुआ। 5 एजेंसी एक साथ आती थी, पर वो खुद कोऑर्डिनेट कर लेते थे कि चलो मैं पहले कर लेता हूँ, आप बाद में कर लेना, हम ऐसे कर लेंगे। तो हमने कैसे करके वो 2024 अप्रैल में बैच चालू होना था, हम्म। हमने अप्रैल से पहले वो पोजीशन देके और वो रेडी कर दिया। एक साल पहले? 1 साल पहले पोजीशन दे दिया। टोटल कितने, 8-9 मंथ्स में आई एम गेसिंग कंप्लीट हुआ होगा पूरा प्रोजेक्ट? पूरा प्रोजेक्ट 2.5 साल में कंप्लीट हो गया था। अच्छा। 22 में हमने स्टार्ट कर दिया था वो। 21 इनफैक्ट हमने उसको चालू तो कर दिया था। ओके। फिर उसमें इन्वेस्टर्स के पास ये बेनिफिट था कि उनको 1 साल पहले पोजीशन मिल गया, तो उनका बैंक इंटरेस्ट जो लगना था वो 1 साल बच गया। हम्म। प्लस हमने उनसे जो लीज बैक किया था, जो इस मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट था कि हमने सेल करके आपका प्रोजेक्ट लीज बैक करेंगे राइट। और उस पर आपको एक सेट ऑफ अश्योर्ड रेंटल देंगे। राइट। तो 15 लाख के फ्लैट पे 10,000 रुपये अश्योर्ड रेंटल मिलता है। ओके। समवेयर अराउंड 10,000 मंथली हो हाँ, गया। 6-7% का रेंटल यील्ड था। 7% का रेंटल यील्ड इन अ रेजिडेंशियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी। राइट। वाओ। और टिकट साइजेस 15 लाख ओनली, लाइक? 15 लाख। तो हमने उनका रेंटल भी 1 साल पहले चालू कर दिया, और उनका इंटरेस्ट जो लगना चाहिए था उनको, वो भी हमने 1 साल पहले प्रोजेक्ट बंद कंप्लीट करके वो प्रोजेक्ट तो अभी ये हो जो गया। 500 फ्लैट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर सोल्ड? तो आउट ऑफ 500, 430 सोल्ड आउट है। अच्छा। और ये विद इन द स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स ही पूरा सेल आउट हो गया था। सो ओके, वंडरफुल, लाइक दैट्स अमेजिंग कि almost 85% flats are sold. राइट। And who are the investors? तो इन्वेस्टर्स अलग अलग कैटेगरी से हैं। कुछ बैंकिंग से हैं, कुछ सैलरीड लोग हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आपके कुछ कुछ तो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, जैसे जैस्मीन भसीन। अच्छा। आपने बिग बॉस में नाम सुना हो, हाँ हाँ हाँ। तो जैस्मीन भसीन ने भी इन्वेस्ट किया है। कुछ कॉरपोरेट से, जैसे मेरे साथ जो बॉम्बे में थे, मेरे जो कलीग थे, वो KPMG में हैं, तो KPMG से भी कुछ लोग हैं। तो टिकट शायद इतना छोटा था कि एक कोई इन्वेस्ट करता था, उसको देख के टीम में 5-6 और इन्वेस्ट कर लेते थे। हाँ। और रेंटल यील्ड इसमें 7% 6% रेंटल यील्ड थी। कंपैरेटिवली बॉम्बे से बहुत ज़्यादा थी। बॉम्बे में 2% रेंटल यील्ड आती बॉम्बे है। छोड़ो, गुड़गांव में भी यही चल रहा है, मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में तो कहीं बहुत ज्यादा ही होता इंडिया है। में तो आई थिंक नहीं चलता है हाँ, ज़्यादा। मतलब 3% इज लाइक टॉप्स। राइट। तो और कहीं पे अगर किसी को 6-7% मिलता भी है तो उसका टिकट साइज बड़ा होता है, हम्म। 50-60 लाख हो जाता है। यहाँ पे 50-60 लाख में आपको 4 फ्लैट मिल जाएंगे, और उस आपका खुद का इंफ्रा हो जाएगा, खुद का एसेट हो जाता है उसमें। राइट। तो KPMG में जो क्या है तो वो अभी पार्टनर हैं KPMG में, तो उनके ट्रस्ट पे और लोगों ने लिया।
कॉलियर्स एक आईपीसी है, अच्छी बड़ी आईपीसी है, राइट। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। उसमें से कुछ कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया। कुछ ईवाई में लोग हैं, उन्होंने यहाँ गुड़गांव से उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टर्स का रेंज बहुत डिफरेंट है। कोटा से 1 घंटा दूर एक रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट है, जहाँ पे थर्मल जनरेशन होता है, अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी बनती है थ्रू थर्मल। ओके। तो वहाँ से भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हमारा मेजर चंक वहीं से आया है, 250 बुकिंग्स तो हमारी अराउंड वहीं से आई है। अच्छा। और वो सारा वर्ड ऑफ माउथ से है। और इन सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिमाग में रख के ही किया है, मतलब बिल्कुल। दे आर नेवर गोइंग टू स्टे, दे आर वेरी क्लियर कि हाँ हमारा यहाँ पे एश्योर्ड रेंटल्स आएगा, इस वजह से ही कर रहे हैं। नेवर। तो क्या था, कोटा से एक तो 7-8 किलोमीटर बाहर भी है, तो रहने के लिए कोई अभी इस टाइम पे सोचता भी नहीं था वहाँ पे। ओके। एक डे वन से हमने उनको बता दिया था कि यहाँ पे ये पर्पस बेस्ड स्टूडेंट अकोमोडेशन है, ओके। कि ये एक ऑर्गेनाइज स्टूडेंट अकोमोडेशन बनेगी जिसमें एक कम्युनिटी डेवलप होएगी। तो हमने उसी में प्लेग्राउंड बनाया है, उसी में सब फैसिलिटी दी है। तो वो एंड यूज़र के रहने के लिए इतनी फेवरेबल नहीं रहेगी। ओके। वो कोई फैमिली चाहेगी भी नहीं कि मैं रह रहा हूँ एक फ्लैट में और पास में बच्चे रह रहे हैं, सामने बच्चे रह रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली। बच्चे जो 11-12 के होते हैं वो सब बिल्कुल ही 2 बजे तक मस्ती करते हैं। तो किसी ने थॉट दिया भी नहीं और हमने किसी को प्रमोट करा भी नहीं उस तरीके से। इफ somebody decides to invest in this project, तो उसका रेंटल कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो कुछ फ्लैट्स हमारे ऐसे हैं अभी जिसमें ऑक्यूपेंसी फुल है, पर वो बिल्डर के पास ही है, हमारे पास ही है अभी। वो अच्छा। लोग वो फ्लैट सोल्ड आउट नहीं है। ओके। तो कुछ ऐसे 30 फ्लैट है हमारे पास आउट ऑफ 60-70 जिसमें ऑक्यूपेंसी है। तो आज अगर कोई इन्वेस्ट करता है, कोई रजिस्ट्री आज करवा लेता है, तो सेम डेट नेक्स्ट मंथ से उसका रेंटल चालू हो जाएगा। एक तरह से प्री रेंटेड फ्लैट ही हो गए। प्री रेंटेड। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी तो इसके इंटरेस्टिंग। लिए हमने एक टाइमलाइन भी बनाई थी, इन्वेस्ट टुडे स्टार्ट योर रेंटल टुमारो। नाइस। नाइस। और ये अच्छा पिकअप भी आया था, इससे इससे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था। ये पहले 50 थे, जो 50 का नंबर होके अब ये 30 पे आ गया। तो और टिकट साइज भी छोटा होता है, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। गॉट इट। और बैंकिंग फैसिलिटी भी सारी है, किसी को फाइनेंस कराना है तो वो फाइनेंस करा सकता है मल्टीपल सोर्सेज से। तो वो लोग फाइनेंस करवा लेते हैं। तो ओवरऑल अप्रिशिएशन कितना हो जाता है? जैसे रेंटल यील्ड यू आर सेइंग कि 7% के अराउंड में हो जाता है, कैपिटल अप्रिशिएशन भी है? 8 to 10% कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अच्छा। सो आर देयर मस्ट बी सम पीपल जिन्होंने 2 साल पहले मतलब फ्लैट में इन्वेस्ट किया हो और अभी वो सेकंड बायर थर्ड बायर पे होंगे? ऐसा है। अच्छा। ऐसा हो रहा है मतलब, ऐसा लाइक हो रहा वो है। सस्टेनेबली आपका कन्वर्ट होता जा रहा है? बिल्कुल। तो उन लोगों को तो 15% का अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन भी मिला है। जिन लोगों ने आगे रीसेल करा, रीसेल करके निकल गए आगे, राइट। तो उन्होंने 15% का अप्रिसिएशन भी गेन करा है उसमें। और तो कैपिटल और रेंटल दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 18% एटीन आपका परसेंट बिल्कुल आपका रियल एस्टेट में आ रियल एस्टेट में आ जाता है। जाता है। नाइस, नाइस। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ठीक है, ये तो एक की पार्ट हो गया विच इज की बिल्ड करना, उसको सेल करना एंड देन फिर लीज आउट करना एंड ऑल दैट। बट एक बहुत की पार्ट है इसमें which is about the operations and the management, because 1,000 tenants are staying, right? And ये भी 11th 12th वाले बच्चे हैं, ड्रॉपर्स हैं, like you said. So ये जो टीनेज स्टूडेंट्स हैं, इनको पूरा मैनेज करना, इनका रेंटल, इनका ज्वाइनिंग, इनका कंप्लेंट्स, अटेंडेंस, सेफ्टी, फूड, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हाउ आर यू गोइंग अबाउट इट? लाइक आपने ग्राउंड पे बहुत बड़ी टीम रखी हुई है, आप कुछ टूल यूज़ कर रहे हो, कैसे आप मैनेज कर रहे हो? तो मैं खुद एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था इंदौर में। हम्म। तो मुझे वहाँ कॉन्सेप्ट तो पता था कि हॉस्टल चलता कैसे है, और क्या गाइडलाइन होती है, क्या रेस्ट्रिक्शन होते हैं, किस हिसाब से चलना है, पॉलिसी कैसी बनानी है कि बच्चा बाउंड्री क्रॉस नहीं करे या एक लिमिट तक रहे। वो हमने डे वन पे सेट कर दिया था। कुछ ऑपरेटर से हमने बात करी थी, उनके प्रोजेक्ट जाके देखे थे हमने बॉम्बे में कि ये लोग कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे वो जो जेंजी कैटेगरी नहीं थी, अब ये सारे बच्चे जेंजी हैं। राइट। बाउंड्री ज़्यादा लगा नहीं सकते बाउंडेशन चीज़ों को लेके। तो कुछ स्किल्ड टीम हमने पहले से बुलाई जो ऑलरेडी कई ऑपरेटर के यहाँ पे थे। तो उनको हमने हायर किया जिनका एक्सपीरियंस पास्ट का स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही किसी कंपनी में था। उन्होंने हमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में इनिशियल एडमिशन प्रोसेस में उन्होंने हमें बताया। फिर उन्होंने हमें आपकी कंपनी के बारे में बताया, रेंट ओके में, जिसमें ये पूरा एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है। राइट। तो मुझे सुन के लगा था, मैंने कहा मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मतलब। मैं 6 महीने में इसको ऑटो पायलट पे लेके आना चाहता था, जो मेरा 2 महीने में ऑटो पायलट पे आ गया। नाइस। कि मुझे एक जगह बैठ के, मेरा ट्रैवल बहुत रहता है, मुझे एक जगह बैठ के देखना था कि मेरा पेमेंट कितना % आ चुका है। राइट।
बच्चों को क्या प्रॉब्लम इशू आ रहे हैं, मेरी टीम सही से काम कर रही है नहीं कर रही, राइट। बिल्डिंग हमने बना के दी है, किसके रूम में कम हो गया किसके रूम में ज़्यादा हो गया, वो सब हमें उस टेक के बेस पे हमें मालूम पड़ गया था। पूरा टेक जनरेटेड ही हमें काम करना था कि जितना ज़्यादा टेक ऑपरेटेड काम होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बिल्कुल। और उतना ज़्यादा हम लोग क्विकली रिस्पॉन्स कर पाएंगे चीज़ों को। तो इनिशियल 2 महीने तो हमें क्या स्लिप भी काटनी पड़ती थी कि भाई बच्चों को रेंटल देने के लिए ये स्लिप है, तो वेटिंग लग जाती थी। हम्म। तो हमने टाइम फिक्स किया कि इस टाइम से इस टाइम पे आपको आना है। राइट। पर बच्चे होते हैं, वो बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते नहीं हैं। फिर फूड में हमें दिक्कत आने लगी, फिर हमने एक हेल्प डेस्क बनाई। उस हेल्प डेस्क से बच्चे को जो इशू है आना, उस पर आके करना। तो बच्चा उसमें छोटा इशू भी लेके आता है, उसमें बड़ा इशू भी लेके आ जाता था। राइट। तो छोटा इशू सॉल्व करने में हमारा आधा ज़्यादा टाइम निकल जाता था। फिर जब हमने रेंट ओके पे आए, तो प्लेटफॉर्म यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उसमें बच्चे हमसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। अच्छा। बच्चों को टाइम बच्चों का टाइम कम हो गया है कि उनको किसी चीज़ में जाना नहीं है, अपने कमरे से उनको ऐप में सिर्फ बताना है कि हमें ये इशू आ रहा है, या फिर मेरा एसी नहीं चल रहा है, या फिर इलेक्ट्रिशियन को भेजो। कुछ भी चीज़ है वो हम लोग सेम डे पे उसको ठीक करवा देते हैं। राइट। पूरा मॉनिटर एक जगह से मॉनिटर होता है मेंटेनेंस टीम से। मेंटेनेंस टीम शाम को ट्रैक करती है कि आज की कितनी कंप्लेंट्स थी, कितनी सॉल्व हो गई। वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास सारे इश्यूज चले जाते हैं। प्लम्बिंग का इशू है तो प्लम्बर के पास चला जाता है, राइट। इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिशियन के पास चला जाता है। राइट। और वही उसका एक्सेस हमने इंस्टीट्यूट को भी दे रखा है ओके। कि आपको भी पता चल पाएगा सेम चीज़ में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस क्या आते हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में हाँ इश्यूज आए, थोड़े चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में, क्योंकि एक साथ फ्लो आया था। एक एक महीने 1 साल पहले हमने 70 बच्चों के साथ काम किया था, और नेक्स्ट ईयर बिल्कुल ही हमारा जंप पूरा 800 to 1000 स्टूडेंट्स पे आ गया। यस। तो वो इनिशियली आया वो चीज़, वो होके। पर बच्चे भी बहुत हमें लकीली बहुत बढ़िया मिले सारे। इंस्टीट्यूट की तरफ से मेंटर्स भी बिल्डिंग में रहते हैं, तो कुछ काम हमारा हल्का मेंटर्स ने भी कर दिया था। पर फिर भी हाँ हमारे पास 8 स्कोप थे करने के लिए, वाईफाई, लॉन्ड्री, हाउस कीपिंग और फूड, अकोमोडेशन, ये सारा देखना था। सर्टेन हर किसी की एक कंसर्न टीम बन गई, सबके एचओडी बन चुके हैं अब, और अब सारा काम ऑटो पायलट पर है। और ये कैसे होता है कि बच्चों ने जैसे रेंट पे किया तो रेंट पे करने के बाद वो हाउसीफाई इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, हाउसकीपिंग वगैरह, एंड लैंडलॉर्ड्स हैं उनको रेंटल्स जाना है, उनको ट्रांसफर करना है, तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है, वो फाइनेंस अकाउंटिंग पार्ट, हाउ इज दैट हैंडल्ड? राइट। तो हाउसीफाई एक वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है ना, हमारा खुद का फूड नहीं है। हम लोग फूड आउटसोर्स करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी आउटसोर्स करते हैं सारा। और वैसे ही रेंट ओके पे हम लोग बच्चों से रेंट लेते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारा पेमेंट कलेक्शन हो जाता है, वहीं से हम लोग पेमेंट फिर जो इन्वेस्टर्स है इन्वेस्टर्स के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सब सारे सबके अलग अलग हेड हैं। जो लैंडलॉर्ड है उसका अलग हेड है, फूड जो पार्टनर है हमारा उसका अलग हेड है, वाईफाई का अलग हेड है, सिक्योरिटी का अलग हेड है, हाउसकीपिंग का अलग हेड है। राइट। तो एक सेट डेट पे 10th तक हमारे पास फंड आ गया, वहाँ से हमारा सारा फंड बाइफरकेट होके और वो ऑटो डेबिट हो जाता है। ये काफ़ी अच्छे से आपने मतलब हैंडल कर रखा है। ये बहुत अच्छे से हो गया, हमारा स्टाफ इससे बहुत कंफर्टेबल है। उनको पूरा महीना नहीं चेज करना पड़ता बच्चे को या किसी वेंडर को कि आपका पेमेंट है या लेने आना है। हम्म। ऑटोमेटिक वेंडर को भी अपने आप पेमेंट चला जाता है, और मेरे पास एंड ऑफ द डे एक समरी आ जाती है कि इतना पेमेंट हो गया है और इतना कलेक्शन हो गया। राइट। कोई ऑपरेशनल लीकेज भी नहीं होगा, आई एम श्योर। बिल्कुल। सो मार्केट में और भी टूल्स हैं, आपने रेंट ओके डिसाइड किया यूज़ करना तो आपने अपना ड्यू डिलिजेंस करा होगा, आपने और भी चीज़ें एक्सप्लोर करी होंगी। व्हाई डिड यू डिसाइड टू यूज़ रेंट ओके ओनली? तो एक 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 मेंटालिटी होती है, ह्यूमन मेंटालिटी, जिसमें आपको सजेस्ट किसने करा है, रेफर किसने किया है। हम्म। तो मुझे एक बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड ने रेफर किया था। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरा रेंट ओके पे आ ही चुका था कि ये ट्रस्टेड चीज़ है। फिर जब हाउसीफाई के थॉट हमने दिया था, तो मैंने उस बीच में बहुत ऑपरेटर से बात करी थी बॉम्बे में, कुछ जैसे योर स्पेस से मैंने बात करी थी, एक प्रूस्टर लिविंग है उनसे भी मैंने बात करी थी। राइट। तो ये लोग ऑलरेडी रेंट ओके का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे, राइट। तो मेरे को डबल चेक कहीं पे देने की ज़रूरत पड़ी नहीं, या थॉट देना ही नहीं पड़ा। तो मैंने इसलिए मेरा मेरा पूरा ट्रस्ट बन चुका था कि मैं ना रेंट ओके के साथ जाऊंगा। तो चेकलिस्ट मेरे पूरे पूरे फुलफिल हो गए थे कि क्या चीज़ है, और पता था कि चीज़ें ऐसे ही करनी है, मेरे को टेक पे आना ही है। तो फिर मैं उसको लेकर आ गया था। आपने ये नहीं सोचा कि आप
खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर हो, आपने खुद ही सारा कुछ एंड टू एंड, मतलब यू डिडंट गो टू स्टैंजा और जोलो और एनीबडी एल्स, राइट? आपने स्टूडेंट हाउसिंग ऑपरेशंस वो सारा चीज़ भी खुद ही हैंडल करा, तो सॉफ्टवेयर भी खुद ही बना लेते, खुद ही अपना इन हाउस डेवलप करके सब कुछ कर रहे होते, लाइक। नहीं तो जब हम लोग डेवलपर हैं तो हमें ये चीज़ तो डे वन पे पता है कि सारा काम हम नहीं करेंगे। हम कॉन्ट्रैक्टर लेके आते हैं जिसका काम सिविल का है। ओके। हम लोग एजेंसी अलग अलग हायर करते हैं, मार्केटिंग एजेंसी अलग होती है जो जिनका काम सेलिंग का होता है। हम लोग बैठ के सिर्फ उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि सब चीज़ राइट प्लेस पे आके और वो ऑपरेशंस बढ़िया चले। कॉन्ट्रैक्टर के पास आर्किटेक्ट से ड्राइंग टाइम पर आ जाए, लेबर टाइम पे आ जाए। हम लोग विद मटेरियल काम नहीं करते, हम लोग लेबर रेट पे काम करते हैं। ओके। तो लेबर रेट पे कैसा होता है, मटेरियल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम सिर्फ सुपरविजन ये करते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक से चले। तो वैसे ही हमने इसमें देख लिया था कि अगर मैं मेरा प्लेटफॉर्म बना दूंगा तो बैक एंड की जो प्रॉब्लम होगी कभी, तो वो भी मुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और स्किल मेरा वो है नहीं। तो जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ को अगर 100% कर दो तो वो चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। नाइस। थैंक यू तो फॉर इसलिए ट्रस्टिंग। हमने सेकंड थॉट कभी दिया ही नहीं वो चीज़ बनाने का। ओके। नहीं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे ऑपरेटर से मिलता हूँ, उनका पहला थॉट ही होता है कि नहीं, हम इसको खुद इन हाउस डेवलप करना चाहते हैं या हम खुद का बनाना चाहते हैं। एंड एवरी टाइम आई से दिस टू देम कि आपका एक्सपर्टीज अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढना, उन प्रॉपर्टीज को 100% या मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी पे रन करना है, ऑपरेशंस रन करना है। हमारी एक्सपर्टीज टेक में है, हमारी एक्सपर्टीज सारे जो वर्कफ्लोज हैं, जो टीडियस हो जाते हैं, जहाँ पे लीकेज होता है, उसको ऑटोमेट करने में है। तो इफ यू यूज रेंट ओके, तो आपका यू कैन हैव अ पार्टनर जो आपके नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करता जाएगा, जो आपको डिलीवर करता जाएगा। सो वो तो सही है। सो अभी आप ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से रेंटो के यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट बिफोर स्टूडेंट्स केम, ऑलमोस्ट उसी टाइम में आपने रेंटो के यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। सो व्हाट वुड यू से टू अदर ऑपरेटर्स, अदर बिल्डर्स जो इस चीज में स्टूडेंट हाउसिंग में हैं, या किसी भी तरह का शेयर्ड एकोमोडेशन मल्टी टेनेंट रेंटिंग में कर रहे हैं? वुड यू रिकमेंड रेंट ओके? बिल्कुल मैं प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करूँगा। मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं वन कॉल अवे होता हूँ। तो जो सपोर्ट टीम है, मैं रात को कभी कभी 9-10 बजे भी कॉल कर लेता हूँ कि मुझे आज पेमेंट में ऐसा इशू आ रहा है या मुझे कल एक फ़ीचर और ऐड करना है। वो राइट। चीज़ नेक्स्ट डे हो जाती है, वो मेक श्योर करते हैं। और सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है, सब चीज़ ऑन टाइम होती है मेरी। मेरे सारे वेंडर्स खुश हैं और मैं एक जगह बैठ के पूरा चीज़ ऑपरेट कर पाता हूँ अच्छे से। प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज मेरे को मैन पावर भी ज़्यादा लगानी पड़ती है हर चीज़ के लिए, उससे मेरा मेरा मैन पावर भी कॉस्ट भी कम हो गया। तो रेंट ओके इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन जिसमें आप काम कर सकते तो आप सेटिस्फाइड हो? यूड रेट एस, हाउ मच यूड रेट एस? हो। मैं तो 10/10। थैंक यू। सो आदित्य, we talked about the current project, इसका ऑपरेशन, इसका पूरा मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। अभी ये तो आपका कंप्लीट हो गया, 500 फ्लैट्स लाइक 430 सेल आउट हो गए हैं, तो बाकी 70 भी हो ही जाएंगे। आर यू ब्रिंगिंग सम अदर प्रोजेक्ट वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप में? तो हमारा प्लान यही है। ये तो G+12 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके साथ हमारे साथ और कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिस पे हम लोग रो हाउस लेके आएंगे जिसको हॉस्टल विला बोलेंगे। अच्छा। वो G+2 स्टोरी बिल्डिंग होगी। उसके अंदर बच्चों का अकोमोडेशन होगा, वो भी विद इन द कैंपस है, इंस्टीट्यूट के साथ ही। उसमें रेंटल यील्ड सिमिलर टू इतना ही होगी। हम लोग कुछ मेक श्योर करेंगे, उसमें रेंटल यील्ड ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा। तो उस पर अभी काम चल रहा है, उसको काम करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे पास 2000 बच्चों का मैंडेट है। अच्छा, ऑलरेडी है? फिजिक्स वाला से बिल्कुल। ओ। अब इस बिल्डिंग का कैपेसिटी मेरे पास 1100 बेड का कैपेसिटी है इस बिल्डिंग की। तो नेक्स्ट ईयर मेरे को उसको बनाना ही है। तो वो प्रोजेक्ट हम लोग अब उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें 15 लाख का इन्वेस्टमेंट उसमें भी होगा। उसमें बच्चों का अकोमोडेशन होगा, उसको भी हाउसिफाई ऑपरेट करेगा। वो भी सेल और लीज बैक वाला सिस्टम होगा। ओके। हम तो लोग सेल एश्योर्ड करेंगे। रेंटल है फॉर अश्योर्ड रेंटल। एवरी इन्वेस्टर देयर आल्सो? इस कैंपस में तो हम जो भी करेंगे सब अश्योर्ड रेंटल वाला करेंगे ओके। क्योंकि इंस्टीट्यूट का मैंडेट भी है। पहले साल चला के देखा, प्रोजेक्ट हिट हो गया है। आज बीच में हमने क्रिकेट ग्राउंड बनाया था, वहाँ बच्चे खेलते भी है शाम को। डांडिया, हमने 9 दिन डांडिया का प्रोग्राम रखा था। गणपति जी का प्रोग्राम था, वो भी रखा था। तो एक्टिविटीज़ और सब कराते रहते हैं, तो उससे एक ओवरऑल ऑरा बन जाता है अच्छा। तो बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हो जाता है।
हाँ, मैं इस पे आने ही वाला था कि अब इतने सारे लोग रह रहे हैं तो इनका रिक्रिएशनल मतलब नॉर्मली भी अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेल आउट होता है तो उसमें स्विमिंग पूल जिम पता नहीं क्या क्या अम्यूनिटीज को बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे टेनेंट्स के लिए जो आ रहे हैं उनके फन रिक्रिएशन के लिए परमानेंट चीज़ें क्या क्या है? तो हमने एक टर्फ बनाया है। हम्म। टर्फ में बच्चे कभी फुटबॉल खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं। गर्ल्स बॉयज़ का टाइमिंग अलग अलग होता है कि कैसे खेलना है। बाहर एक ओपन गार्डन है जिसमें बच्चे बैडमिंटन खेल लेते हैं। उसी गार्डन में हम लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करा देते हैं। ओके। तो डांडिया हुआ तो हमने 9 दिन डांडिया उसमें कराया। उसमें हम लोग कभी कभी उनके लिए फेस्ट करा देते हैं जिसमें उनको डिफरेंट कुजीन हम लोग सेट कर देते हैं और वो वाला पोर्शन कर देते हैं पूरा। फिर इनके इंटर विंग, उसमें 5 विंग है अलग अलग, ABCDE। तो इंटर विंग उनके कंपटीशन कराते हैं हम लोग, जिसमें क्रिकेट के मैच करा देते हैं। तो इस तरीके से उनके लिए रिक्रिएशन, अभी हम लोग कुछ टाइम में दिवाली मीट कराएंगे, तो उनके लिए दिवाली मीट हो जाएगी बढ़िया। ओके। तो जैसे ही फेस्टिवल आता है या फिर कोई ओकेजन आता है तो उसमें करा देते हैं। एक बार टैलेंट कंपटीशन कराया जिसमें उनसे पहले से एक फॉर्म भरवा के कौन क्या करना चाहता है, अपना स्किल दिखाना चाहता है, वो लोग वो स्किल पे काम करते हैं। अच्छे अच्छे स्टैंड अप बच्चे स्टैंड अप भी लेके आते हैं बढ़िया बढ़िया। अच्छा। कुछ डांसर्स आते हैं, कुछ बहुत होते हैं जो जो लोग अ, अपनी स्टोरी बताते हैं, स्टोरी टेलिंग वाले अच्छे होते हैं। तो ऐसे करके कुछ रिक्रिएशनल कराते रहते हैं। सो ये जो नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हो ये टोटल कितने फ्लैट्स का होगा और कितना कितने टेनेंट्स होंगे इसमें? इसमें कुछ 40 to 50 रो हाउस होंगे, ओके। विलास। विलाज होंगे इसमें। और उसमें कुछ 800 स्टूडेंट की कैपेसिटी होगी। और इसको हम लोग अभी बस रिसेंटली चालू कर देंगे। लाइक कितने टाइम में मतलब कौन से टाइम से ये पीपल फेज कैन वाइज, इसको फेज वाइज कंप्लीट करेंगे। इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? उनके पास 2-3 ऑप्शन रहेंगे उसमें। तो G+2 में कुछ 12 फ्लैट बनेंगे। ओके। और या तो कोई कोई फ्लोर खरीद सकता है हम्म। कि आपको एक फ्लोर लेना है बजट के हिसाब से। तो एक 1 BHK की कॉस्ट उसके अंदर, जो 12 फ्लैट हैं, 1 BHK की कॉस्ट उसमें कुछ 14 से 15 लाख रुपए आएगी। ओके। उसके हिसाब से अगर किसी को फ्लोर लेना है फ्लोर ले सकता है, पूरा यूनिट लेना है तो वो पूरा यूनिट ले सकते हैं। वो 1 करोड़ 80 लाख में पूरा यूनिट आ जाएगा। ओके। रेंटल यील्ड सब में सेम रहेगी। ओके। इस लाइक फ्रैक्शनल ओनरशिप कि आपको फ्रैक्शन लेना है अगर 1 BHK, तो आप 1 BHK में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पूरा लेना है तो आप पूरा ले सकते हो। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो लोग फ्रैक्शनल ओनरशिप में तो ऐसा होता है कि पीपल मेक अ कंपनी एंड देन वो एलएलपी वगैरह के थ्रू वो मतलब like LLP owns the entire building or बिल्डिंग entire बिल्कुल। floor, and then people have like invested multiple different amount in that LLP. So you're talking about that. हाँ, तो तो वो ये उसी वो आप तरीके कैसे से। फैसिलिटेट कराओगे? लाइक आर यू फैसिलिटेटिंग दैट या यू हैव पार्टनर्ड समथिंग? हाँ, तो मैंने अभी कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फ्रैक्शनल ओनरशिप के हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप इंडिया में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। राइट। बट अगर वो सबको मालूम पड़ने लग जाए, अगर कि वो कितना इजी प्रोसेस है और कितना उनके लिए अप्रोचेबल रहेगा, तो कि वो मिनिमम से मिनिमम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी बात चल रही है अभी। मैंने कुछ प्लेटफॉर्म से ऐसे मिला हूँ जो फ्रैक्शनल ओनरशिप में काम करते हैं। क्योंकि मेरा रेंटल यील्ड अच्छा है तो वो उनके लिए भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे है, उनके लिए भी इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। राइट। तो बहुत जल्दी हम लोग अभी उसको इस प्रोजेक्ट को फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल So ओनरशिप people में भी can लिस्ट come करते हैं। in with ticket size of even like 5 lakh rupees also. 5 लाख 1.5 लाख में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग। नाइस। 1.5 लाख रुपए में मैं एक फ्लैट का एक फ्रैक्शनल ओनर हूँ। बिल्कुल, जिसमें आपको नाइस। रिटर्न आएगा और आप किसी भी टाइम पे उसको उसको वापस सेल भी कर सकते हो हाँ मतलब जस्ट लाइक मैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक इन्वेस्ट मार्केट करता में। हूँ, मुझे स्टॉक का अपना अप्रिसिएशन है और डिविडेंड अपना है, सो सिमिलरली। नाइस। राइट। सो आदित्य आप सेकेंड जेन डेवलपर हो, आपको क्या लगता है अभी जैसे एवरीवन टॉक्स कीप्स टॉकिंग अबाउट इंडिया स्टोरी, लाइक हाउ इंडिया इज चेंजिंग एंड हाउ इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, एंड इतना ज़्यादा मतलब हर स्टेट में 2-3 लोकल हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं जहाँ पे लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, एंड बहुत सारे जो छोटे सिटीज़ हैं वो तो घोस्ट टाउन में चेंज होते जा रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ हाउ रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी इन नेक्स्ट 5 to 10 years? उसको लेके आपके क्या व्यूज़ हैं? रियल एस्टेट हर 5 साल में ट्रेंड उसका चेंज हो जाता है। अब ट्रेंड ऐसा आ गया है कि जो स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट बिल्कुल हिट जाएंगे। अच्छा। आप टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो 100% हिट जाना है। तो आज जैसे सेकंड होम वाला कल्चर बहुत चल रहा है। हाँ। लोग आउटस्कर्ट्स में जाके एक प्रॉपर्टी देखते हैं, एक लैंड देखते हैं जहाँ पे वो लोग डेवलप करते हैं। वहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाओ,
और विला बनाओ, आप उसको रिक्रिएशनल काइंड ऑफ एक पूरा सारी एमिनिटीज़ लाके उस पर रखो, और वो ऑपरेटेड बाय अ कंपनी होता है जिसमें वहाँ से वो लोग रेंटल भी देते हैं उनको। तो ये भी एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो गया। राइट। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो उसमें आप क्या किन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और उनके लिए क्या एम्यूनिटीज़ लेके आनी है। तो नीचे कमर्शियल उसमें अच्छा आ जाता है, अगर वो पॉश लोकेशन है तो उसमें उसी टाइप से ब्रांड आते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि लैंड है, जेवी किया, बना दिया, फिर उसके बाद फिर बायर ढूंढते थे। अब जैसे इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी भी मैं बहुत मिलता हूँ, मैं जेएलएल से मिला, मैं कुशमन से मिला, तो इनके एक्सपोजर से आने के बाद पता चलता है कि जो ये लोग सारे डेवलपर से कनेक्टेड रहते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि बहुत स्पेशलाइज प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं आजकल, कि वो ऑडियंस के लिए ही पूरा, टू द ऑडियंस और फॉर द ऑडियंस होता है वो। और इंडियंस का एक बहुत डिफरेंट व्यू होता है कि दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्राइमरीली फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। उनको रेंटल यील्ड इंडिया में चूंकि चलता नहीं है। डू यू थिंक कि ये चेंज हो रहा है? डू यू थिंक कि रेंटल यील्ड in future will become the key attraction point compared to the capital appreciation of real estate? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी तक, जहाँ तक मेरे जितने दोस्त हैं या मेरी जनरेशन के लोग हैं उनको देखा है, वो लोग कोई ज़्यादा, वो लोग सब लोग रेंट पे रहते हैं, बाहर जाते हैं तो, पर वो लोग एक इन्वेस्टमेंट ऐसा कर देते हैं जहाँ से उनको रेंटल यील्ड बढ़िया आती है। Right. तो रेंटल की तरफ अब लोग बहुत ज़्यादा जाने लग गए हैं कि रेंट पे रहना है, और क्योंकि वो लोग 2 साल में घर चेंज भी कर सकते हैं वापस। आज इस लोकेशन में रह रहे हैं, कल कोई नया प्रोजेक्ट मिला तो वो लोग नए प्रोजेक्ट पे चले गए, फैमिली बड़ी हुई, नया घर ले लिया, तो वो लोग डिफरेंट लोकेशन भी एंजॉय कर सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। आज पेंट हाउस में रहना है, पेंट हाउस में रह लिया आप, नीचे रहना है, नीचे रह लिए, फर्स्ट फ्लोर रहना है, फर्स्ट फ्लोर रह लिए। तो लोग इन्वेस्ट रियल एस्टेट में कर देते हैं जहाँ से उनको लगता है कि अच्छा रेंटल लीड आएगा, वो रेंटल लीड जो आएगा उससे वो लोग उनका रेंट पे ऑफ कर देंगे, या उनका जो जो बैंक लोन है उसके इंटरेस्ट, जो जो उनकी ईएमआई आएगी वो उसको पे कर देंगे। तो वो कैलकुलेशन लोग आजकल बहुत बढ़िया तो बनाने बाय लगे हैं। वर्सेस रेंट का जो फाइट है, जो यूट्यूब पे भी काफी चलता रहता है, इन्फ्लुएंसर्स जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है वो इसके ऊपर सबने वायरल वायरल वीडियोस बना रखे हैं। विच साइड यू आर ऑन, बाय वर्सेस रेंट में? मैं तो बाई की तरफ रहूंगा हमेशा, आई क्योंकि थिंक आप प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर आप ऐसा ड्यू डिलिजेंस करके और वो चूज ऐसे करो कि आपको पता चले कि आपका रेंटल यील्ड भी अच्छा आना है और आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी होना है। राइट। आई थिंक आई पर्सनली डिफर स्लाइटली इन दिस व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि बाय वर्सेस रेंट ना, ये फ्रेमवर्क ही गलत है। मुझे लगता है कि दोनों ही एक साथ चल रहे होंगे। वाई? बिकॉज कि अभी हमारी जनरेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स जनरेशन। पहले के टाइम में लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल एक ही जॉब में रहते थे, एक ही लोकेशन पे रहते थे। अभी अभी अपवर्ड मोबिलिटी इज वेरी हाई। पीपल आर लाइक, एवरेज टेन्योर एक जॉब का 4 साल है। एक लोकेशन पे आदमी अभी आज पुणे रह रहा है तो कल बैंगलोर चला जाएगा, परसों हैदराबाद चला जाएगा। सो बेटर अपॉर्चुनिटी जहां मिल रही है, पीपल आर माइग्रेटिंग। एंड ऑल्सो जो प्रॉपर्टी की नीड है वो एज के हिसाब से चेंज करती है। अभी 16-17 ईयर की एज में लोग घर छोड़ देते हैं, बच्चे घर छोड़ देते हैं। सो आपके पास वो एक, इफ यू आर स्टेइंग इन अ 3 BHK और 4 BHK, आपको फिर वो एक्स्ट्रा स्पेस हो जाता है। देन आपका पीपल जो यंग लोग हैं, दे आर गेटिंग मैरिड मच लेटर इन देयर लाइफ। सो अर्लियर एवरेज एज अगर 25, 26, 27 था, तो अभी वो 30, 32 ऐसा टाइप्स हो रहा है। सो दैट्स इंक्रीजिंग ओनली। आई पर्सनली फील कि लोगों को पहले, इनफैक्ट मतलब आई एम इन लेट 20s, सो इंडिया में एक सिंगल लेट 20s मेल के लिए दो ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिलेटिव्स पूछते हैं: व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड एंड व्हेन आर यू बाइंग योर ओन लाइक हाउस। हाउस और प्रॉपर्टी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक 20-30 साल के होम लोन, एक लार्ज ईएमआई के चक्कर में पड़ने, मतलब रादर देन टाइंग अप योरसेल्फ विथ 20 ईयर ईएमआई, यू शुड फोकस फॉर प्रॉपर्टी रेंटल इक्विलिब्रियम, जहां पे आप करियर के पहले 5, 10, 15 साल में ऐसे सर्टेन रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो जहां पे आपको इतना रेंटल इनकम आने लगे कि उस रेंटल इनकम से आपका रेंटल एक्सपेंस आप जहां पे भी रहना चाहो कवर हो जाए। सो इफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू स्टे इन अ लग्जूरियस प्लेस, बहुत बड़े प्लेस में रहना है बिकॉज मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स है, मेरी वाइफ है, वट एवर, सो मैं उसमें रह सकूं। कल को मुझे ट्रैवल या वेकेशन होम्स में जाना है तो, और फैमिली जो है वो छोटी हो जाए, तो वो भी मैं कर सकूं। सो दैट इज हाउ इट शुड गो ऑन, कि पहले 10 ईयर्स में 2x का मेरा रेंटल इक्विलिब्रियम आ गया, नेक्स्ट
15 ईयर्स में 3x हो गया. सो दैट इज व्हाट आई थिंक, जिसमें आप बाय भी कर रहे हो बट आप रेंट भी कर रहे हो, रादर देन बाय वर्सेस रेंट. बिल्कुल, पर ये टियर 3 और टियर 1 टियर 2 सिटी का भी अलग अलग एक कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी भी सब जगह पे अलग अलग तरीके हाँ से है। बिल्कुल, आप ये देखो ना, व्हेन वी कीप सेइंग कि इंडिया 7%, इंडिया का जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका मतलब एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट 7%. बिहार में सर्टेन एरियाज होंगे या उड़ीसा में सर्टेन एरिया होगा जो 2% से ग्रो कर रहा है, कुछ एरिया हो सकता है डी ग्रोथ कर रहा हो, लेकिन गुड़गांव में यहीं पे पॉकेट्स होंगे, क्लस्टर्स होंगे जो 25% से ग्रो कर रहा है. सो if you're able to, if you're smart, if you're able to find certain clusters, certain pockets जहाँ पे आप ग्रोथ, नेचुरली ग्रोथ ज्यादा है, एंड यू आर एबल टू इन्वेस्ट देयर, यू आर सेट फॉर नेक्स्ट 20-30 years ऑफ योर लाइफ. सो वो चीज है. राइट। So Aditya, do you have any message, any advice for people who are coming, like tenants जो next year आएंगे VPRP program में, या people who want to invest in such a project, or like who are getting into student housing? तो बच्चों के लिए तो ये है कि उनको एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पूरा जेंजी क्राउड है वहाँ पे। और इन्वेस्टर्स के लिए अशोर्ड रेंटल वाला प्रोजेक्ट है। इसमें वो लोग मिनिमम टिकट साइज पे उनको बढ़िया रेंटल रेंटल लीड मिलेगा कंपैरेटिवली। और बाकी जो ऑप्शन होते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस रेंटल लीड दोनों चीज़ इनको इस साथ में मिलती है। And I think the biggest thing is they don't have to worry about the possession. They don't have to worry about rentals because it's already running. It's already a part of, like, 1,000 people are already staying. 500 राइट। flats are already live and sold and rented. तो ये इतना प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। और जिसमें पेरेंट्स, सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंट्स को बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। वो दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे अगर जिसमें वो ऑफ कैंपस वाला, तो वहाँ से बेटर पेरेंट्स बच्चे को यहीं पर रखते हैं। उनको पता है कि यहीं रहेगा, सुपरविजन में रहेगा, इंस्टीट्यूट के मेंटर्स भी बिल्डिंग में रहते हैं। तो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग बहुत सिक्योर हैं कि बच्चा इधर ही आना है। अब हमें डर ये है कि अगर नेक्स्ट ईयर जो कमिटेड है उससे ज़्यादा बच्चे आ गए तो हम लोग अकोमोडेशन कहाँ से लेंगे। तो हमें वो चीज़ रोकनी पड़ेगी वहाँ पे। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ये है कि जब इतना प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है और वन ऑफ अ काइंड है, अगर कंपटीशन मार्केट में होता है तो अलग चीज़ होती है। आज हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है कोटा में। Right. और यही कोटा का आगे जाके फ्यूचर है कि विद इन द कैंपस जो चीज़ चलेगी वो चीज़ लंबी चलेगी। एक ही ऑपरेटर संभालेगा, पूरी चीज़ रेगुलेटेड रहेगी। पहले बच्चे का और आखिरी बच्चे का रेंट सेम होता है। बाकी जगह पे कैसा होता है कि आपके हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट हाई है तो हाई रेंट है, कम है तो कम रेंट है। फैसिलिटी सब बच्चों की अलग अलग होती है। तो यहाँ हर बच्चे को सेम फैसिलिटी मिलेगी, सेम इंफ्रा, सेम इंटीरियर और सेम अकोमोडेशन मिलेगा सबको। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत बढ़िया है। Thanks, Aditya, for sharing your amazing journey with us. ठीक है फिर, थैंक यू सृजन, बहुत बढ़िया लगा मिलके।